नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो आज हम जो आपका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो रहेगा हमारा 28 दिसंबर 2022 को जो सीटेट ऑनलाइन का पेपर हुआ था उसका आज हम पूरा प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा, 15 की पेडागोजी। इससे पहले आपको ये बताया था जो आपकी रामबाण पीडीएफ है आपको कितने रुपए मिल रही है अभी? ये मात्र 49 रुपए में मिल रही। कितने? तो याद रखना आपको 49 में मिल रही। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है तो याद रखना आपको 800 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर और जो भी नए क्वेश्चन है। इसके बाद आपको थ्योरी पूरी मिलेगी, वो भी एनसीईआरटी बेस रहेगी। ठीक है, और पूरी चिट के माध्यम से बताया गया है। तो इसके बाद इसकी प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, आपकी 99 रुपए हो जाएगी। तो जिसने अभी परचेस नहीं किया हो तो कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको वीडियो वगैरह भी इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। चलो इतना आ गया। इसके अलावा आपको बताया था सीटेट के लिए जो भी आपको टेस्ट बताए थे 20 टेस्ट। ठीक है, 20 टेस्ट रहेंगे जो आपको 130 प्लस नंबर ला देंगे। ठीक है, और ये आपको कितने का पड़ा अभी? 99 रुपए का। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलो इतना हो गया। अब यहां ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं अपना जो आपका 28 दिसंबर को हुआ था। कौन सा पेपर? तो ये हुआ था आपका 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। ठीक है, उसका है बाल विकास का 2022 का। तो ये याद रखना आपको। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन लगाएंगे और आपको आंसर देते चलना है और कमेंट में आपको आंसर बताना है कि 30 में से कितने सही हुए हैं आपके। चलो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? देखो पहला है आपका बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन होता है? मतलब जो बचपन से आपका वयस्क मतलब 11 से 18 वर्ष तक जो आपका समय होता है। तो बताओ कौन सा समय कहलाता है? प्रारंभिक बाल अवस्था होता है, माध्यमिक होता है, पूर्व होता है या किशोरावस्था? तो याद रखना ये होता है आपका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था में होता है परिवर्तन काल। बचपन से लेके आपका पूरा वयस्क तक, जब तक 18 के नहीं हो जाते आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और इसका जो एज टाइम पीरियड होता है 30 से टीन एज बोलते इसी को 19 तक। ठीक है, और एक वैज्ञानिक उनका नाम सुना होगा मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल। क्या नाम है? स्टैनली हॉल। इन भाई साहब ने क्या बोला था? जो किशोरावस्था होती है इसको तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था या संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने। ठीक है, तो ये फेमस कोटेशन है जो बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर बताना आप लोग। इसका आंसर बताओ। तो देखो इसका क्या है? निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग का आवश्यकता होगी? तो हमने बताया था कौशल दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होता है आपका कौन सा? स्थूल कौशल। कौन सा? स्थूल। इसी को बोलते हैं सकल मोटर कौशल, सकल मोटर कौशल। और एक होता है आपका कौन सा? एक होता है सूक्ष्म कौशल। इनमें होता क्या है मेनली? तो ध्यान से सुनना। इसमें क्या करते हैं अपन? बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। कौन सी मांसपेशियां? बड़ी मांसपेशियां यूज करते हैं इस कौशल में। जैसे आपका क्या है? दौड़ना हो गया, पूरा पैर से दौड़ते हैं। भागना हो गया, दौड़ना हो गया। ठीक है, फुटबॉल में किक मारना। तो ये कौन से कौशल होते हैं आपके? जी हमेशा होते हैं स्थूल। और सूक्ष्म क्या होते हैं? जिसमें छोटी मांसपेशियां यूज करते हैं, जैसे फूलों की माला बनाना, धागे में सुई डालना। ठीक है, और ब्रश से पेंटिंग वगैरह बनाना। तो ये होते हैं आपके सूक्ष्म में। तो आपको इसमें बताना है, स्थूल का उदाहरण बताना है। तो क्या होगा? देखो ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना एक तो होगा सूक्ष्म का। किसका होगा? सूक्ष्म। पेपर के टुकड़ों को काटना और चिपकाना भी सूक्ष्म का होगा। इसमें छोटी छोटी मांसपेशियां यूज करोगे। सुई में धागा डालना, छोटी उंगलियों का यूज करोगे। लेकिन चलना और दौड़ना ये क्या होते हैं? आपके स्थूलगामक कौशल के उदाहरण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, इसके अलावा इन चीजों को भी याद रखना क्योंकि ये भी आपके पूछे गए हैं। तो ये तीनों किसके होंगे? ये सूक्ष्म पे हैं। ठीक है, तो क्या सही आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि उसने क्या बोला था? स्थूलगामक क्रियाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन होती है? तो देखो बच्चे का जब जन्म होता है, क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है तो फिर क्या होता है? उसका समाजीकरण होता है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। तो दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं। एक तो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं जो बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देती हैं। ठीक है, और एक होती है द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। तो प्राथमिक में कौन आता है? तुम्हारे माता पिता आ जाएंगे क्योंकि बच्चा सबसे पहले यहीं पर बैठता है। इसके बाद आ जाएगा परिवार, आ जाएगा आपका
ठीक है। इसके बाद समाज आ जाएगा, ये क्या होती हैं, प्राथमिक संस्थाएं होती हैं समाजीकरण की। और द्वितीयक में कौन आएंगे, आपके मित्र, मित्र हो गए, दोस्त हो गए। इसके बाद धार्मिक संस्थाएं होती हैं, विद्यालय होते हैं आपकी, ठीक है, पुस्तकें हो गई आपकी, ये कोर्स में आती हैं। द्वितीयक संस्थाएं होती हैं, तो उसने क्या बोला था, प्रथम संस्था कौन है, तो ये होगा आपका परिवार, और ये द्वितीयक होती है, ठीक है। समाजीकरण का पहला बच्चा का सबसे पहले विकास यहाँ पर होता है, उसके बाद यहाँ होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। ये भी पूछ लेता है द्वितीयक में भी, तो इसका आंसर होगा ए। चलो इसका आंसर बताओ। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीवता के गुण पाए जाते हैं। तो इस विचारधारा को बच्चे को देखा होगा, तो वो कुछ बच्चे रहते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें कुछ सजीवता के गुण, जैसे डॉल वगैरह होती, तो उनमें वो सोचते कि इसमें जीवन है, तो वो गिर जाए तो वो रोने लगते हैं, ठीक है। या पृथ्वी पर कोई बच्चा गिर जाता है तो मम्मी फिर उससे लट्ठी से मारती है उसको, धरती को, तो वो शांत हो जाता है, उसको लगता है कि इसमें क्या है, जीवन है। तो इस विचारधारा को क्या बोलते हैं बताओ, पदानुक्रमित सोच नहीं बोलते हैं, केंद्रीकरण होते हैं, वर्गीकरण, तो इसको बोलते हैं जीववादी सोच। क्या बोलते हैं, जीववादी। और भाई साहब जीन पियाजे का नाम सुना होगा, ठीक है। इन भाई साहब ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो इसी में से इन्होंने दूसरी अवस्था बताई थी, पूर्व संख्यात्मक अवस्था। क्या, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, ये चलती 2 से 7। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे में क्या होता है, जीवता का गुण पाया जाता है, कि वो सोचता है कि कोई भी वस्तु उसमें जीवन होता है, कि जैसे डॉल वगैरह होती है उसमें जीवन वगैरह पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इस सोच को कहते हैं जीववादी सोच। क्या बोलते हैं, जीववादी सोच बोलते हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। अभी कथन ये क्या है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन, एक तो लंबा है और एक चौड़ा है, ठीक है, एक समय में समान मात्रा में, मतलब इसमें समान पानी डाला और इसमें, तो उसको लगता है यार इसमें पानी ज्यादा है और इसमें कम है, तो उसको अंतर नहीं कर पा रही। क्या कर रहे, बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान से नहीं रख पाती है। और जीन पियाजे के अनुसार रिया संख्यात्मक विकास की अवस्था के पूर्व संख्यात्मक चरण में है, 2 से 7 में। पूर्व क्या होता है, 2 से 7 में होता है। इसमें बच्चा सही से भार का अंतर नहीं कर पाता है, द्रव्यमान नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या है एक बताओ, इसका आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही होंगे, आर एक ही सही व्याख्या होगा, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या, तो क्या होगा इसका आंसर, ए और आर दोनों सही होंगे और सही से व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो जी याद रखना। चलो इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो जी हो गया, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओगे आंसर। चलो इसके बाद इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर बताओ। क्या होगा इसका आंसर बताओ। देखो, संकेतों व अन्य तरीकों के द्वारा बच्चों को क्या करना, जरूरत पड़ने पर उनका क्या करना, मदद करना, ये क्या होता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, क्या है नाम, तो लेव वाइगोत्स्की। ये भाई साहब का, इनका वाइगोत्स्की, इनका नाम सुना होगा। ये रशियन वैज्ञानिक थे, कहां के थे, रूस के थे। इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। क्या, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। इन भाई साहब ने बोला था जो बच्चे का विकास होता है वो समाज के चारों ओर रहकर होता है। इन्होंने एक अवस्था बताई थी, इन्होंने बोला था कोई भी बच्चा अगर फंस रहा है तो उसको क्या करना, आपको अस्थायी सहयोग देना है, स्थायी नहीं देना है, कुछ संकेत बताना है या उसको कुछ हिंट करना है। तो इस अवस्था को बोलते हैं पार, इसी को ढांचा बोलते हैं, इसी को मचान बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रैप होल्डिंग। ये तो तुम लोगों ने लगा ही दिया होगा शायद, क्योंकि ये बार बार यही तो क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा ए होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। अब इसका बताएं, देखो बच्चों की शिक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अधिगम, तो ये नहीं दिया था, ठीक है।
संयोगात्मक या निष्क्रिय, तो बिल्कुल सही है आंसर क्या होगा, इन्होंने दिया था संयोगात्मक अधिगम, कि बच्चा आपस में सहयोग करके सीखते हैं ज्यादा, आपस में बैठ के, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, ठीक है। आंसर याद रखना क्या होगा, ए होगा। चलो इसका आंसर बताएं। देखो अब इन्होंने बताया था कोहलबर्ग का नाम सुना होगा, इन्हें भाई साहब ने कौन सा दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, कि बच्चे का नैतिक विकास कैसे होता है, ठीक है। मतलब नैतिक विकास क्या होता है, क्या अच्छा है क्या खराब होता है। तो विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, इनमें से कौन सी अवस्था है जो बच्चा अपने अकॉर्डिंग नहीं, दूसरों की अपेक्षा, मम्मी पापा की अपेक्षा है कि हमारा बच्चा टॉप कर जाए, ठीक है, मित्र की अपेक्षा है कि तुम टॉप करो, तो इस कंडीशन में बताओ कौन सी अवस्था में है ये। तो इन भाई साहब ने कितने चरण, 3 स्तर बताए थे, कितने, और 6 चरण बताए थे, 6 चरण। तो 3 स्तर कौन कौन से बताए थे, पूर्व परंपरागत हो गया, ये होता है 4 से 10, और दूसरा परंपरागत 10 से 13 वर्ष, और ये होता है 13 वर्ष से अधिक। तो कौन सी अवस्था में, तो ये है दूसरी अवस्था में। इनमें बताया था अच्छा अच्छी लड़का, अच्छा व अच्छी, मतलब इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अच्छा अच्छी बनने की कोशिश करता है, कि मतलब उसको वाहवाही मिले या सम्मान मिले या शिक्षक के द्वारा प्रशंसा की जाए, माता पिता के द्वारा प्रशंसा की जाए, तो वो दूसरों के अपेक्षाओं के अनुसार काम करने की कोशिश करता है। तो ये है कौन सी है, सॉरी ये है पापी, ये होगी आपकी क्या होगी, परंपरागत, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, जहां बच्चा स्वयं काम करके सीखता है, क्या करता है, यहाँ बच्चा स्वयं से सीखता है, तो उसको बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। तो इसमें बताओ कक्षा क्या होगी, परीक्षा केंद्रित होती है, ठीक है, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, या शिक्षक केंद्रित होती है, या विद्यार्थी। तो कैसी होनी चाहिए, तो याद रखना हमेशा ये बाल केंद्रित होनी चाहिए या विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, हमेशा बच्चे को एक्टिव रहना चाहिए वहां पर, और बच्चा स्वयं काम करे, ठीक है, तब उसको हम बोल सकते हैं कैसी शिक्षा है, प्रगतिशील कक्षा है। तो क्या होगा इसका आंसर, डी होगा, ठीक है, बिल्कुल राइट। चलो इसका आंसर बता। देखो रेणु ने एक विद्यालय में परामर्शदाता है, रेणु क्या है, एक विद्यालय में परामर्शदाता है, मतलब एडवाइजरी है, वो एडवाइस देती है माता पिता को या बच्चों को कि ऐसे ऐसे करना है। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि है, तो हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब, इनका नाम सुना होगा, इनका नाम नहीं सुनोगे तो फिर बाल विकास कैसे पूरा होगा। इन्होंने बोला था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, इन्होंने बोला था कि बुद्धि के बहुत सारे कारक होते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। तो उन्हीं में से होती है कौन सी, अंत व्यक्तित्व, जब हम किसी को परामर्श वगैरह देते हैं तो ये किस बुद्धि के अंतर्गत आती है, अंत व्यक्तित्व। कमेंट में आपको 8 बुद्धियों के नाम बताना है, इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 बुद्धि बताई थी, जल्दी से कमेंट में छाप देना है तुम लोग, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये कब आई थी आपकी, 2020 में आई थी। एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कोई बताएगा, कि मतलब इन्होंने बोला था कि 1 से 5 तक, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो कौन सी भाषा यूज करोगे, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, या क्षेत्रीय। तो याद रखना छोटे बच्चों को तुम्हें उनकी मातृभाषा में सिखाना है, उनकी जो भी मातृभाषा है, अगर हिंदी है तो हिंदी में, उर्दू है तो उर्दू में, संस्कृत है तो संस्कृत में। तो ये बोला है किसने, राष्ट्रीय नीति जो आपकी 2020 आई थी उसने बोला था, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में। देखो 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है, तो कोई बताएगा। जब भी तो हमने ये कई बार इसका क्वेश्चन भी आ चुका है कि जब लड़का और लड़की में बोला जाता है कि लड़कियां गुलाबी रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़के नीले, लड़के रोते नहीं हैं, लड़की रोती हैं, और लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं, इस टाइप से जो होती हैं क्या होती हैं, इनको बोलते हैं लिंग रूढ़िवादिता। क्या है, इस समाज द्वारा बनाई गई लिंग रूढ़िवादिता है कि ये लड़का करते हैं, ये लड़कियां करती हैं। तो ये किसका मतलब क्या दिखाना चाहती है, तो ये लिंग रूढ़िवादिता दिखाना चाहती है कि नहीं अमित फुटबॉल खेलेगा, तुम्हारे लाने हम गुड़िया ले, तो तुम गुड़िया से खेलो, ठीक है। तो क्या होगा इसका सी आंसर होगा। चलो इतना आ गया।
बिल्कुल शानदार, ऐसे आंसर देते चलो, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना। अगर क्या कर रहा है आप, स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे रहे, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अलग भाषा का है, कोई अलग धर्म का है, कोई अलग रंग का है, आप क्या कर रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से बांटा कि ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, या इसको इंग्लिश आती है, इसको हिंदी आती है। तो इस टाइप से अगर आप काम कर रहे हो तो समझ लेना उस समय क्या होगा, देखा और सुधारित करना होता है। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। बिल्कुल सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, बच्चों में हीनता का गुण आएगा कि यार ये तो अच्छे लोग हैं, हम तो मतलब ये अमीर हैं, हम गरीब हैं। और साथ में क्या आएगा, लाचारी का जवाब भी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। और सभी बच्चों में अधिगम की जरूरतों को पूरा करना ये नहीं होगा। आज सम्मान और कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बिल्कुल डालेगा। आज सम्मान को ठेस पहुंचेगी उनकी, ठीक है। तो क्या होगा आपका बी आंसर। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या मापते हैं? सतत मतलब होता है, इसको बोलते हैं सीसी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। जो क्या होता है, ये पूरे साल में उस जितने भी बच्चे का सभी विकास होता है ना, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी विकासों को, पहलुओं को ध्यान रखा जाता है सीसी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। विद्यार्थियों को एक दूसरे से तुलना करना होता है, नहीं होता है। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, बिल्कुल हो सकता है। देखते हैं, शिक्षा गतिविधियों को आधार बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये गलत होगा। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन नहीं होगा। तो इसका होगा क्या, सही आंसर होगा बी। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन में कितना उसने सीखा है, ठीक है। मानसिक विकास कितना हुआ है, सामाजिक कितना हुआ है, राजनीतिक, तो सभी विकासों के पहलुओं पर ध्यान देना होता है इसका मतलब, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका डी होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका डी होगा। चलो नेक्स्ट बताएं, इसका आंसर बताओ। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। प्रभावी शिक्षक मतलब एक ऐसी शिक्षक जहां पर बच्चा अधिक से अधिक सीखे। वहां पर टीचर क्या करता है, हमेशा जांच करता है कि बच्चे सीख रहे कि नहीं, उनसे क्वेश्चन पूछता है, उनको टेस्ट वगैरह देता है। तो बता यहां पर क्या किया जा रहा है, तो इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। योगात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ये तो साल के अंत में किया जाता है। मानकीकृत नहीं होगा, ये तो नेगेटिव होते हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। क्या होता है, इसको रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका, बी होगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षा की क्या भूमिका। समावेशी मतलब क्या होता है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे बैठते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक हों, या अपंग हों, या विकलांग हो, मतलब सभी लोगों को एक साथ बिठाकर सभी धर्मों को, सभी भाषाई लोगों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। क्या भूमिका होती है टीचर की, बच्चों की विविधता जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। केवल गलत हो जाएगा, आत्मिक क्षमता के आधार पर पहचानना भी गलत होगा। खास जरूरतों वाले बच्चे भी, ये तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव। तो सही आंसर होगा उन बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना कि उनकी क्या जरूरतें हैं, ठीक है। और साथ में उनका ध्यान भी रखना, क्योंकि इसमें सभी वर्ग के बच्चे भाग लेते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, ए। चलो इसका आंसर बताओ। और देखो इसमें क्या है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, विविध समूह मतलब अलग अलग बहुत सारे समूह हैं, तो सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना और सम्मान देना, बिल्कुल सही होगा। विविधताओं को अनदेखा नहीं करना है, उनकी सांस्कृतिक जो भी उनकी भाषा है उनको सम्मान देना है, ना कि अनदेखा, ये गलत हो जाए। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, बिल्कुल ताकि बच्चे समझ सके। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, जी भी सही होगा, उनको हिंट देना है थोड़ी। और स्वायत्तता और लचीलापन देना, विद्यार्थियों पर क्या देना, लचीलापन भी देना होता है, ठीक है। 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 5, 1 4 5, बिल्कुल ये होगा। 1 हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना भी सही होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 3 4, ठीक है। और अप्रत्यक्ष निर्देश देना, 1 3 और 5, 1 3 5 दिख रहा क्या कहीं पर, 1 3 5,
तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये लिख लेना, 4 और 5 हो जाएगा, सिर्फ जिसको छोड़कर। ये अनदेखा करना नहीं होगा, आप तक निर्देश देना भी होता है, ठीक है, ये होगा। देखो, एक शिक्षार्थी जिसे दृष्टि बाधित है, मतलब एक ऐसा बच्चा है जिसको देखने में क्या हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, कि विशिष्ट जरूरतों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ? तो विविध तरह के दृष्टि प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, गलत है। दृश्यात्मक, क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकता है, तो इस पर तो तुम ध्यान दोगे नहीं। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना हो सकता है, देखते हैं। मूक फिल्में दिखानी, अरे वो देख ही नहीं पाता ना, तो कैसे दिखाओ? बहुत सी वर्कशीट जिसमें चित्र हो, तो चित्र तो दिखेंगे नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? कई प्रकार के आपको स्पर्शशील संकेतों जैसे बेल लिपि वगैरह हो गया, ठीक है, उनका उपयोग करना है। हस्त कौशल, उनको हाथ से लिखा लिखा कर समझाना है, ठीक है, तो क्या होगा? बी होगा। देखो, एक सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशेष शब्द? मतलब क्या है, बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया और दूसरों के विचारों को समझने में प्रॉब्लम आ रही, तो बताओ वो किस विकार से पीड़ित है? तो ये होता है, कौन सा होता है? सौलीनता, इसको बोलते हैं ADHD, ठीक है, अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पठन वैकल्प, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो बताओ किस विकार से संप्रेषण होगा? तो ये होता है सौलीनता से, या इसी को बोलते हैं ऑटिज्म। इसमें बच्चा क्या होता है, संप्रेषण में प्रॉब्लम आती है, दूसरों को समझने में आती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, मतलब इसमें मेमोरी कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, पठन बोध नहीं कर पाता है, लेखन बोध। इसमें क्या होता है, बोध करने में, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। और इसमें क्या होता है, गणित संबंधी कौशल में प्रॉब्लम आती है, जोड़ घटाना करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो भी आता है उसको चित्र बनाए। मतलब उन्होंने बोला रंगीन चिकनी मिट्टी दे दी, और उन्होंने बोला जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी चित्र आ रहा है उसको बनाओ। तो वो किसको बढ़ावा दे रही है? रटना को, असहयोग को? ना जी हाँ। अनुशासनहीनता को? नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर होगा सृजनात्मकता को। वो किसको बढ़ावा देना चाहती है? सृजनात्मकता, कि वो नए नए तरीके से अपने जो उनके अंदर है वो बाहर निकाल सकें उन सभी को। क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। बच्चे बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास? बचपन के प्रारंभ मतलब जब बच्चे का विकास जन्म होता है, उसके बाद जो प्रारंभिक वयस होता है 0 से 5 वर्ष तक, उस समय हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तो शारीरिक कौशल, सामाजिक, संज्ञानात्मक या जी वाला? तो बताओ क्या होगा? क्या होगा इसका? 1 3 4 5, 1 3। तो जी, तो याद रखना, शारीरिक कौशल पर भी ध्यान देना है, उनका शारीरिक विकास कैसे हो रहा, सामाजिक में कैसे बैठ रहे हैं, और संज्ञानात्मक उनका सोचने समझने का कैसा है, उनके संवेदनात्मक विकास कैसे हैं। तो जे होंगे अपन के, तो 1 2 3 4 होंगे। तो जे आएगा आपका। अमूर्त चिंतन को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि बच्चा चीजों को मूर्त रूप से देखता है। जब बच्चा प्रारंभ अवस्था में होता है वो चीजों को देखकर सीखता है, ना कि अमूर्त करता है। तो इन 4 को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो क्या आएगा? सी आंसर। चलो इतना आ गया। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, मतलब एक अपन अर्थपूर्ण मतलब अच्छे से सीख सके, बच्चा पूरा सीख सके। तो कैसे करेगा? जानकारी के भंडार आयोजन से होता है, गलत होगा। इनाम से, सजा से, बारंबारता से नहीं होगा। तो किससे होगा? जो अधिकतर अर्थपूर्ण होगा। तो अन्वेषण, उसको खोज देने के लिए करना, और आपस में क्या करेगा बच्चा? अंतःक्रिया करेगा। तो इससे वो अधिकतम सीख सकता है। क्या आएगा? बी आंसर, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। एक शिक्षिका एक बच्ची को जो एक अवधारणा को समझ में क्या है? असमर्थ होती है, मिलकर काम करती है और इसे इशारे देते हैं। आप समझ गए? इशारा देना किसने बताया था? जी कौन सा होता है? पार होता है शिक्षक केंद्रित अर्थपूर्ण। तो निर्देश देना, ये कौन किसने बोला था? लेव वाइगोत्स्की ने। इसको बोलते हैं ढांचा, इसी को मचान बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्क्रिप्ट होल्डिंग। क्या बोलते हैं?
स्क्रिप्ट फोल्डिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। अभी कथन नहीं है, एक शिक्षिका कक्षा से संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों में आप आसपास के पर्यावरण के उदाहरण देती है। मतलब एक शिक्षिका क्या करती है कि बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें, तो इसके लिए उनको प्रैक्टिकली उदाहरण देते हैं जो आसपास के अपने वातावरण के हैं। ठीक है, उदाहरण शामिल करती है। सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल, बच्चे क्या होते हैं? अपने परिवेश के द्वारा सीखते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से सीखते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही होंगे। और याद रखना आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसका क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो इनमें से कौन सा तरीका है जो बच्चे को समस्या समाधान सॉल्व करने में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, ये बाधा नहीं करेगा। परिभाषित करना स्पष्ट तरीके से, ये भी बाधा नहीं करेगा। समस्याओं के बारे में सोचना मिलती जुलती, तो ये भी नहीं करेगा। लेकिन 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 वस्तुओं का इस्तेमाल आप क्या कर रहा है? वस्तुओं का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से कर रहा है, मतलब एक ही मेथड अपना रहा है। तो हर चीज को आप एक तरीके से करोगे तो वो क्या बनेगी? तुम्हारी समस्या समाधान में क्या बनेगा? बाधा जरूर बनेगा। तो क्या होगा इसका आंसर? आपका इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी। आप देखो इसमें क्या है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। तो ऐसा गलत होगा। तो अगर बच्चे बार बार गलतियां कर रहे हैं तो ये समझ लेना वो कुछ सीख रहे हैं, तो वो असफलता को दर्शाता ही गलत होगा। और बच्चों को खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। गलत है, क्योंकि बच्चों में खुद की सोचने की क्षमता होती है और ये बोला नहीं है। तो क्या होगा? दोनों गलत होंगे। तो ए और आर दोनों क्या हैं? गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? भाव मतलब फीलिंग होती है, जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारे संवेग बहते हैं, तो उनको भाव बोलते हैं हमारे मन में। जैसे क्रोध एक भाव है, प्यार करना, घृणा करना, किसी से नफरत करना भाव है, गुस्सा करना भी भाव है। लेकिन मेमोरी, स्मृति, किसी भी चीज को याद करना एक भाव नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही बताया आपने, आप लोगों ने एकदम शानदार बताया। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो बताया था अभिप्रेरणा क्या होती है? जो आपको लक्ष्य तक प्राप्त करवा दे, जो आपके अंदर आग लगा दे, जो भी आपका टारगेट है उसको पाने में। दो प्रकार की होती है, तो एक तो आंतरिक होती है, एक बाहरी होती है। आंतरिक क्या होती है? जब हम खुद से मोटिवेट होते हैं कि हमें टीचर बनना है, तो हमें मोटिवेट होना पड़ेगा। जब तुम्हारी रुचि होती है, तुम्हारी जिज्ञासा आती है, तुम्हारे अंदर से होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाहर क्या होता है? कोई तुम्हें पुरस्कार दे या पैसा दे तो उसके लिए, या दोस्तों को खुश करने के लिए तुम काम करते हो, तो वो होती है बाह्य अभिप्रेरणा। तो वो अस्थायी होती है, सबसे अच्छी होती है आंतरिक। तो क्या करना है? आंतरिक अभिप्रेरणा जागृत करना है। तो टीचर को क्या करना चाहिए बताओ? हर विद्यार्थी के प्रयास की प्रशंसा करके नहीं हो सकता है, व्यवहार को दंडित करके नहीं हो सकता है, आनंद की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर नहीं होगा। तो बच्चों में क्या करना? आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, मतलब जो भी उनको पहले आनंदित करो, रुचि लाओ कोई भी सब्जेक्ट में, तो वो सेल्फ मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलो नेक्स्ट बताएं। बच्चों का समग्र शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो क्या करता? प्रभावित नहीं करता? बिल्कुल होता है। अगर अच्छा होगा, बाधा डालता है तो ये नहीं होगा, ये संबंधित नहीं है। तो याद रखना ये सुसाधित होता है। जो बच्चों का समग्र शारीरिक और मानसिक विकास है वो क्या होता है? अपने आप में सुसाधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आज का आपको लास्ट क्वेश्चन बताना है। ठीक है, आज का ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, और आपको बताना आपको सेशन कैसा लगा। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, मतलब रूही का मानना है कि उसने सही से पढ़ा नहीं है। आप लोग भी कभी बोलते ना, सर हमने अगर पढ़ा होता तो हम इससे नौकरी ले लेते, ऐसी ये बोल रही, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए हैं।
लेकिन जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है बताओ। तो वो क्या कर रही है, तो पर्यावरणीय कारक होगा, योग्यता की कमी होगी। तो याद रखना उसने कोशिश की कमी है, उसको लगता था कि हम कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो मतलब उसने क्या की, कोशिश ही नहीं की सही से। तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। चलो ये आ गया समझ में, ठीक है। तो ये था आज का सेशन हमारा, ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है कि आपको सेशन कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।